हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर एचओडी फिजिक्स मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न। प्यारे बच्चों, आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ आपके इस पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग प्यारे बच्चों फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं जो नीट का ये पेपर 2023 का आया है। तो आइए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं और करते हैं आज का ये पहला सवाल। तो रेक्टिफायर सर्किट, तो करते हैं प्यारे बच्चों पहला सवाल। A full wave rectifier circuit consists of two PN junctions, a center trip transformer, capacitor, and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है जो rectified output है वो उसमें से जो रिपल्स हैं वो कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, सेपरेट करता है। पहला ही सवाल है थोड़ा सा रेक्टिफायर से डिफरेंट है, क्योंकि रेक्टिफायर तक की कहानी तो सब जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है डायोड। लेकिन प्यारे बच्चों, डायोड के बाद भी होता क्या है कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, इस अल्टरनेटिंग करंट में आप अगर ध्यान से देखें तो ये अल्टरनेटिंग करंट जब आप इसको रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफाई करके ये प्योर डीसी नहीं बनती है ना। इसके अंदर क्या रह जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी रिपल्स रह जाती हैं। तो इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कुछ कंपोनेंट्स का सर्किट के अंदर। वो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो कंपोनेंट हो सकता है इंडक्टर, वो कंपोनेंट हो सकता है प्यारे बच्चों कैपेसिटर, या वो कंपोनेंट हो सकता है कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। ओके, तो थोड़ा सा अगर आगे हम लोगों ने फिल्टर्स के बारे में पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हम जरूर करते। और प्यारे बच्चों, आप सोचिए पीएन जंक्शन डायोड तो केवल क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। कैपेसिटर, यस मैंने आपसे कहा था ना कैपेसिटर आ रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कैपेसिटर होगा वो एक ऑप्शन है, वो क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। और ये उन रिपल्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है जो एसी से डीसी बनते समय आई होंगी, है ना। इसकी क्या वर्किंग है, एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अभी अगर अपन ध्यान रखें तो इसका आंसर था प्यारे बच्चों कैपेसिटर। और अगर यहाँ इंडक्टर होता तो भी सही होता, और कैपेसिटर और इंडक्टर होता तो भी सही होता। तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन 1 का आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है ईएम वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मैंने आपको पहले भी कहा था छोटे छोटे चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं थे। इस चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया है। पहला सवाल थोड़ा सा भारी लेवल का, दूसरा देखो कितना लल्लू सवाल। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेटिंग साइनसॉइडली, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों इतनी दी गई है, और फिर आपसे कह रहा है एम्पलीट्यूड दिया गया है इतना, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अरे बाबा, बीसी तो सभी जानते हैं, यस, ये ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। तो प्यारे बच्चों ऑब्वियस है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ई नॉट को सी से डिवाइड कर देंगे तो आई विल गेट द आंसर। और अगर बात ई नॉट की करते हैं तो ई नॉट आपको कितना दिया है सर, दिस इज 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आ गया 3 1 जा 3 16, यानी कि प्यारे बच्चों 16 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 यूनिट्स। है कि कोई ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन सेकंड मुझे यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। जी हाँ प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल। ए मेटल वायर हैज मास दिस ग्राम, रेडियस दिस मिलीमीटर, and the length is this centimeter, so maximum possible percentage error in the measurement of density। प्यारे बच्चों, ये एरर है, परसेंटेज चेंज नहीं है, ये ध्यान रखना है। शायद आपको याद होगा, तो मैंने पढ़ाते हुए भी आपको पहले एक बार बताया था कि परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंज में फ़र्क होता है। एरर हमेशा ऐड की जाती है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले रो को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, सर रो को लिख सकता हूँ मैं मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, जहां पर पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रो इज इक्वल्स टू m r की पावर -2 l की पावर -1। और अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल चेंज की तो डी रो बाई रो इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों डी एम बाई एम,
माइनस 2 टाइम्स डी आर बाई आर माइनस 1 इंटू डी एल बाई एल। चूंकि ये एरर है तो एरर हमेशा ऐड होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस के साइन का यूज करना होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू डी एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई आर प्लस डी एल अपॉन एल, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों किसके अंदर, परसेंटेज में। अब एक बात ध्यान से समझें, मेटल वायर का मास यानी कि मुझे m दिया है, तो ये क्या है, ये dm है। प्यारे बच्चों मुझे रेडियस दी गई है, इसका मतलब ये r है, तो ये क्या है सर, ये dr है। और अगर मैं बात करूँ लेंथ की, ये क्या है सर, ये लेंथ l है, तो क्या ये dl है। बस भैया उठा के वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करके प्यारे बच्चों यू विल गेट द आंसर। चलिए दूसरे कलर का पेन लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ डी रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव दैट डी एम बाई एम। जी हाँ प्यारे बच्चों, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स, यस डी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भाई, 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3, और प्लस अगर मैं बात करूं डी एल बाई एल की, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.02 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरा जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा प्यारे बच्चों 2, यानी कि 1.6%। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है अगर एरर पूछ रहा है तो एरर में ये एडिशन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। एलसीआर सर्किट का सवाल है, साफ साफ पहले लिखा है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो बस समझ लो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और आपको प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है, एल दिया है और कैपेसिटेंस सी दी है, तो दैट एल इज इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी। बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, और कैपेसिटेंस मुझे 1 माइक्रोफैरड यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यस 2π1/LC। तो बेटे एल और सी की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर 3rd। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पेपर में कंफ्यूजन के लिए रेडियन पर सेकंड दिया गया है, हम पहले एफ चेक करें, नहीं आ रहा है तो ओमेगा निकाल लें। बाकी मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, एफ से आपका आंसर आ रहा है। अगले चलें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं, एक फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड एंड द सडनली टर्न ईस्टवर्ड with the same speed toward an opponent, the force that act on the player while turning is। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वेक्टर प्लस न्यूटन्स लॉज का सवाल है। आप सभी जानते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से। हाँ प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास नॉर्थ, ये ईस्ट, ये भैया वेस्ट, और ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों साउथ। और जो खिलाड़ी है इसकी स्पीड पहले इधर थी, अब भैया इसकी हो गई है इधर, पहले साउथ में थी अब ईस्ट हो गई है। टेल से टेल मिला, वेक्टर डिफरेंस में सब बच्चे जानते हैं ये वेक्टर है v2 - v1 जिसे आप डेल्टा v कहते हैं। तो प्यारे बच्चों डेल्टा v, और मैं जानता हूँ f होता है डेल्टा p बाई डेल्टा t, जिसको लिख सकते हैं m इंटू v2 - v1 अपॉन डेल्टा t। और जो फोर्स की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और वो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आप सभी जानते हैं ये वाली डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साफ साफ मिल जाएगा। ऐसी एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रैंडम एरर्स कहते हैं। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन 3rd सही होगा। चलें प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर दिस। यस सीजियम का कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ बेटा पोटेशियम का
2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर अपन बात करें सोडियम का तो ये मुझे दिया है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कमाल की बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कितना है, इतना है। तो भाई सब बच्चे जानते हैं अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, कम होगी तो एमिट नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी 2.20 ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा है तो इसमें जो एमिशन होगा वो केवल सीजीएम से होगा, हाँ पोटेशियम और सोडियम से नहीं होगा, क्योंकि इनके वर्क फंक्शंस की वैल्यू इस एनर्जी से ज़्यादा है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों 4 सही होगा। प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट ए स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। भैया सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल का बेसिक सवाल आया है। हाँ जी, कितनी स्पीड दी गई है? 280 मीटर पर सेकेंड, और प्यारे बच्चों एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। ध्यान रखना जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8। तो भाई सीधे सीधे फार्मूला लगाना है, कौन सा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है प्यारे बच्चों? वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। ए 12 वोल्ट एंड 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द AC means 220 वोल्ट, एज्यूमिंग दैट ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। सब बच्चे जानते हैं P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, है ना, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, और प्यारे बच्चों उसको लिख सकते हैं V1 I1 बराबर V2 I2। क्लियर है? यस। अगर अपन बात करें तो चूंकि मुझे 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन, यानी कि मुझे इसकी पावर डायरेक्ट 60 वॉट दी गई है, और चूंकि 220 यहाँ पे मुझे वोल्टेज रखना है, तो क्या मैं प्यारे बच्चों उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस डिटरमाइंड फ्रॉम द, मैं बार बार कहता था प्रीवियस ईयर करना है, क्योंकि कलर कोडिंग देख लो भाई, सवाल आ ही गया कलर कोडिंग का। हाँ जी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना प्यारे बच्चों। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 2200 प्लस माइनस 5%, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 22 इंटू 10 टू द पावर 3। तो तीसरा कलर मतलब ये पहला कलर, ये दूसरा कलर, और ये तीसरा कलर। और अगर 3 नंबर की हम लोग बात करें, है ना बच्चों, किसकी बात करें? 3 नंबर की, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ जो थर्ड आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है ऑरेंज, इसलिए मैं कहूँगा कि इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों 2 सही होगा। क्लियर है ना? फिर क्वेश्चंस। In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is lambda. The shortest wavelength in the bracket series is. wavelength का जब हम रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन हमें मिलता है 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ओके, तो जब हम बार्मर सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे देन n1 is 2 एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको बोला गया है, that means n2 is infinity, and for bracket series n1 is Lymer, Balmer, Parsons bracket यानी 4 and n2 is infinity. Okay, so वैल्यू हम पुट करें बिकॉज लैम्डा आपको गिवन है किसके लिए, so 1 by lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by infinity square, so is equal to r by 4. ये इक्वेशन 1 आपको गिवन है, कैलकुलेट हमें करना है ब्रैकेट के लिए, so 1 by lambda ब्रैकेट is equal to r 1 by 4 square minus 1 by infinity square. Okay, so 1 by lambda Balmer is equal to r by 16. ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं देन यू विल गेट lambda bracket is equal to 4 times of lambda Balmer. Option 1 is the correct answer. The equivalent capacitance of the system shown in the following circuit.
हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें कैपेसिटर्स आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमने देखा ये 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड दीज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड पैरेलल में जब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल देन यू विल गेट इक्विवेलेंट बाय यूजिंग C1 प्लस C2। सो 3 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो, रिजल्ट हमारे पास आ गया 6 माइक्रोफेरेड। नाउ इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट ए, कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड, एंड सेकेंड कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया 6 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड, एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ these two capacitors are connected in series, और सीरीज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 3 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 6 माइक्रो डिवाइड बाय 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो, 6 into 3 18 and 3 plus 6 9 micro, then final result 2 microfarad. So option number 4 is the correct answer. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of substance drops to 1/16th of its initial value? हमें रिलेशन चाहिए एक्टिविटी का, सो एक्टिविटी यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग A is equal to A naught 2 power n. You can write A by A naught is equal to 1 upon 2 power n. यहाँ पर अगर हम n कंसीडर करें, सो n you can write टोटल टाइम डिवाइड बाय t हाफ। तो गिवन वैल्यू से हम n का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, उससे फिर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a बाई ए नोट की वैल्यू आपको गिवन है 1/16, सो 1/16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर n। कंपेयर करेंगे 2 पावर n इज इक्वल टू 16, सो n इज इक्वल टू 4। नाउ हाफ टाइम आपको यहाँ पे गिवन है 20 मिनट, ओके, सो वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 4 इज इक्वल टू t डिवाइड बाय 20 मिनट्स, देन टोटल टाइम इज 80 मिनट्स। Okay, so option 3 is the correct answer. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle. Now, अब ये बात कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन की, और हमें ये पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। हम ये कंसीडर करें कि एक पार्टिकल है r रेडियस के सर्कल में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये रहेगा इसका एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं तो एक्सियल वेक्टर आपको है ना अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन मिलेगा अलोंग दी एक्सिस, ओके। तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा हमें यहाँ पे मिलेगा अलोंग दी एक्सिस, तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा हो जाएगा आपका प्लस के कैप, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपका एक्सियल वेक्टर है, तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। along the radius toward the center नहीं हो सकता, along the tangent नहीं हो सकता, along the axis of rotation बिल्कुल, because alpha is an axial vector, and fourth along the radius possible नहीं है। option 3 correct answer. Let a wire be suspended from the ceiling rigid support and staged by a weight W attached at its free end, okay। तो यहाँ पर आपको एक सीलिंग गिवन है, इस पर हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, और वायर का जो फ्री एंड है इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया, फोर्स हमें गिवन है W। नाउ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको A गिवन है। नाउ अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, पहली बात यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोला है बिकॉज हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो आपका टेंजेंशियल फोर्स है, फोर्स अप्लाई करने में लेंथ इंक्रीज होगा, इसलिए इस स्ट्रेस को क्या बोला गया है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोला गया है। और स्ट्रेस यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमने अप्लाई किया है W एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है A, देन करेक्ट आंसर इज W बाय A, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 power 5 Newton per Coulomb, ओके। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल गिवन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है, ओके। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन इंटू मीटर, वैल्यू ऑफ द टॉर्क गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टॉर्क मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग
पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी रिप्रेजेंट करता है डायपोल मोमेंट, एंड डायपोल मोमेंट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ई साइन थीटा, और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू चार्ज का। सो Q इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय एल ई साइन थीटा। गिवन वैल्यूज को पुट करें, टॉर्क आपको 4 गिवन है, लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 2 × 10 पावर 5, सो 2 × 10 पावर 5, एंड थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, सो साइन थीटा इज 1/2। ओके, ये रिजल्ट हमें मिला। सो 2 and 2 कैंसिल आउट, 4/2 2, एंड 10 पावर -2 प्लस 5, सो 10 पावर 3, and you can write 10 × 10 power -3, which is equal to 2 millicoulomb. So charge on dipole is 2 millicoulomb. Option 3 correct answer. The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass same radius about its एक्सिस। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर सॉलिड स्फीयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले, फॉर स्फीयर सॉलिड स्फीयर एम आर स्क्वायर। ओके, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ के इज √2/5 मल्टीप्लाई बाय आर। सिमिलरली हम होलो स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अबाउट इट्स ऑन एक्सिस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू 2/√3 आर। फर्स्ट स्फीयर के लिए हम इसको K1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड होलो स्फीयर के लिए हम इसको K2 कंसीडर कर लेते हैं। अब आपसे रेशियो पूछा गया है K1/K2, which is equal to 2/5 √r divided by 2/3 r. R cancel out, and the correct answer is √3/5। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको अंडर रूट नहीं दिया गया है, that means this question is bonus. Okay. The venturimeter works on, तो वेंचुरीमीटर जो वर्क करता है वो आपके बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट यू कैन राइट। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्ट हैं आपकी अपोजिट पोलरिटी में, बिकॉज फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव आपका टूवर्ड्स ई है ना, A to E, एंड सेकंड बैटरी का पॉजिटिव आपको इधर दिया है। इसका मतलब दोनों बैटरीज आपकी अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट है, और हमसे पूछा गया कि सर्किट में करंट कितना है और उसका डायरेक्शन कितना है। तो डायरेक्शन हम यहाँ से बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपकी डोमिनेटिंग बैटरी है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये तो रहेगा करंट का डायरेक्शन। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग वी नेट अपॉन आर नेट। ओम्स लॉ का इक्वेशन यूज कर लें। वी नेट, 2 बैटरीज हैं, दोनों अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड हैं, सो नेट पोटेंशियल हमें मिलेगा 10 - 5। एंड रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रजिस्टेंस है 2, 1 एंड 7, एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज ये आपको एक सिंगल लूप गिवन है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1 + 7, सो 5 डिवाइड बाई 7, करंट आ गई 0.5 एम्पियर। ओके, तो एक ही ऑप्शन में वैसे आपको 0.5 एम्पियर गिवन है, यही करेक्ट होना चाहिए। और डायरेक्शन भी अगर हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रही है, यानी जो करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा वो A to B फ्लो करेगा थ्रू E। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B थ्रू E। The temperature of gas is -50 degree centigrade. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times. Okay, so RMS speed and टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, तो सबसे पहले हम इस -50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू 223 केल्विन। ओके, एंड आपको दिया है कि जो स्पीड है वो कितना हो गया, 3 टाइम इंक्रीज हो गया। सो V1 अगर हम V कंसीडर करते हैं तो V2 आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V,
3 टाइम इंक्रीज होने के बाद टेम्परेचर 1 हमारे पास है 223, ओके। सो हमें कैलकुलेट करना है T2, क्लियर, ओके। नाउ इस इक्वेशन को हम यूज़ कर लें। सो V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय T1। सो 4V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू T2 हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 223, ये अंडर रूट में आ गया। सो स्क्वायर कर सकते हैं। सो T2 इज इक्वल टू, हमने इसको स्क्वायर किया, V कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 223, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो 223 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 3 एंड 35, तो टेम्परेचर आपके पास आ गया 3568, लेकिन यह है आपका केल्विन में, ओके। और हमें इसको कैलकुलेट करना है बिकॉज ये ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा केल्विन में, 2 ऑप्शन यहाँ पे केल्विन के भी हैं, तो ये दोनों करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स हमें इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 273 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 5 9 2 एंड 3, 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का सवाल है। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें बोला है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सोलर सेल्स जो होते हैं ये ऑप्टिकल रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। सेकंड बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जेनर डायोड का जो ऑपरेटिंग है, आप बिल्कुल बेसिक से आप समझते हैं, जानते हैं इस बात को कि रिवर्स बायस में क्या करता है, ब्रेक डाउन रीजन होता है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा उसके क्रॉस। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर 4th करेक्ट होगा। 4th ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप का सवाल और YDAC से सवाल पूछा गया है। पहला सवाल पूछा है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ अ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है। एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन डी, और आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको जब आप डिस्टेंस उसकी क्या कर रहे हैं, मूव अवे, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल डी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंगुलर सेपरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हुआ, करेक्ट हुआ। स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 में बोला है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज। देखिए थीटा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसकी मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात गलत है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया सर, ये तो फॉल्स हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली साउंड से रिलेटेड सवाल है और क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का बिल्कुल आसान सा सवाल आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी किसकी, ओपन पाइप की, और फिर क्लोज पाइप की, और उनका रेशियो पूछा है। तो बिल्कुल आपको बेसिक से पता है कि अपन बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है V/2L। क्या होता है, V/2L। और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेसिकली V/4L। तो अब अपन को क्या करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए V से तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4/2 दैट विल बी 2:1। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। बहुत बेसिक सा सवाल था, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक एनर्जी पूछी। बहुत बेसिक सा सवाल है, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। आपको फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए इस सवाल के लिए, हाफ Li²। बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि इंडक्टेंस जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 4 माइक्रो हेनरी। दैट मीन्स यहाँ पर अपन पुट कर दें 4। देखो चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन माइक्रो में भी गिवन है, मिली में भी। तो अभी मैं माइक्रो में रख के सोल्व कर देता हूँ। अगर आंसर माइक्रो वाला मैच नहीं करेगा तो मिली में कन्वर्ट कर लूँगा। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 एम्पियर। तो 2 का यहाँ पर क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे।
तो 1/2 इंटू 4 इंटू बेसिकली 4, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो बेसिकली ये आ गया 8। अब जो आंसर आया किसमें आया, माइक्रो में आया, और आप कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी तो माइक्रो जूल, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। बिल्कुल आसान सवाल, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन माइक्रो में भी हमें गिवन है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स से बहुत ही आसान सवाल, क्रिटिकल एंगल जो परसेप्शन होता है कि इससे सवाल आना ही होना होता है और वो आ ही चुका है। क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल आसान सा। साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली फॉर्मूला होता है म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर, और हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, सी बाई वी होता है। तो जो म्यू के लिए रिलेशन है उसको क्या कर दो, वी के लिए क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन वी आर। बेसिकली वेलोसिटी के लिए रिलेशन लिख दिया है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो डिस्टेंस और टाइम की इन्फॉर्मेशन गिवन है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। डेंसर मीडियम के लिए जो आपको गिवन है वो 10x, बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला अपन बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है सर, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपन को परेशान नहीं होना है, सिंपल स्पीड कैलकुलेट कर लेनी है। तो डिस्टेंस डेंसर मीडियम के लिए 10x, उसके लिए टाइम कितना गिवन है सर, t2 गिवन है, अपॉन रेयर मीडियम के लिए डिस्टेंस गिवन है x, और टाइम कितना गिवन है सर, t1। x से x कैंसिल आउट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो गया tan t1 अपॉन t2। तो यहाँ से थीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी साइन इनवर्स tan t1 अपॉन t2। तो आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सवाल जो पूछा है सो बोला है इन द गैलोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शॉन द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। बेसिकली हमें ये जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सर्किट से सबसे पहले तो मैं करंट फाइंड आउट कर लूँ। करंट बेसिकली कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, बेसिकली कितना हो गया 400 प्लस आर, ठीक है। तो ये करंट आ गया, और बेसिकली इसमें अपन लगा दे वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू जाएगी, क्योंकि गैलोमीटर में कोई करंट शो नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू यहाँ एज इट इज़ मैंने पुट कर दी। 10 अपॉन 400 प्लस आर इंटू जो आर है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है सर, ये वाली वैल्यू आर है, और यहाँ पर वी की जगह जो पुट कर देना है 2 पुट कर देना है। तो 2 इज इक्वल टू 400 प्लस आर इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा सर 800 प्लस 2r इज इक्वल टू 10r। तो यहाँ से आ जाएगा सर 8r इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सर 100 ओम। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस सवाल का वो होगा 2, सेकेंड ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अक्रॉस पूछा है, एनी क्लोज सरफेस। बिल्कुल देखते हैं आंसर लगाने वाला सवाल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आप सब लोग जानते हैं क्लोज सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कार्नोट इंजन से पूछा हुआ बिल्कुल ही आसान सवाल, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है एफिशिएंसी का, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। नीटा कितना 50%, 50% तो कितना हो जाएगा नीटा की वैल्यू सर, नीटा की वैल्यू जाएगी 50/100, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगी। तो ये तो हो गया 1/2 माइनस 1 T2 अपॉन T1। देखो टेम्परेचर ऑफ सोर्स गिवन है, दैट मीन्स T1 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर चेंज करें किसमें केल्विन में, तो 273 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 600 केल्विन। बस अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो T2 अपॉन 600। तो देखिए T2 अपॉन 600 की जो वैल्यू आ जाएगी सर 1 माइनस 1/2, 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया 300 टाइम। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 300 केल्विन। पर ऑप्शन जो हमें गिवन है वो केल्विन में कहीं गिवन है, किस में गिवन है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फिर से चेंज कर लें, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 300 माइनस ऑफ 273, तो ये हो जाएगा सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होगा फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन बोला है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। ध्यान रखना मिनिमम वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ को पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल है। बेसिकली रिलेशन जो है एनर्जी का अपन जानते हैं कि SC/λ, और आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है तो QV, SC/λ इज इक्वल टू QV, ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है। तो बस अब समझना ये कि आपको जो पूछा है वो वेवलेंथ के लिए पूछा है, तो 1/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। तो v 1/v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा लैम्डा, इसको इन्वर्स कर दिया
तो यहाँ से अपन समझ पा रहे हैं कि जो लैम्डा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है और आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन पर कमेंट करवा रहा है। तो आप ध्यान से समझिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सी वो होता है 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा हम सब लोग जानते हैं, ओमेगा सर क्या होता है 2πf होता है, तो 2πfc। तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सर, फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कांस्टेंट होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। इस ऑप्शन में बोल रहा है डिक्रीज, जबकि क्या हो रहा है इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। अब बात रही सवाल में डिस्प्लेसमेंट करंट की, जो कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो करंट बेसिकली आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो आई इज इक्वल टू V/R। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्सी के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक्सी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा और 1 इनकरेक्ट होगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लेके आए हैं आज नीट के पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस, और मैं आपका अपना डीपी सर। चलिए बात करते हैं मेरे पार्ट की। तो आपको मैं बता दूं कि क्लास नोट से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जो आता है अभी स्टार्टिंग से बताता हूँ मेरा पार्ट में क्या क्या है। तो फर्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो क्लास का क्वेश्चन था, नोट्स का क्वेश्चन था, यहाँ 2v था बट यहाँ v था, ठीक है। बस इतना सा तो डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से जा रहा है v1 स्पीड से और पॉइंट A to B मूव कर रहा है और आ रहा है वापस कितना 2v स्पीड, सॉरी v2 स्पीड से। कितनी स्पीड से आ रहा है प्यारे बच्चों, ये v2 स्पीड से आ रहा है। तो अगर v2 स्पीड से आएगा तो डिस्टेंस दोनों में क्या रही प्यारे बच्चों, डिस्टेंस दोनों में क्या रही, सेम रही। ये v2 स्पीड से आ रहा है, दोनों में डिस्टेंस क्या रही, सेम रही। डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास क्या, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू v इंटू 2v, और ये आ जाएगा v प्लस 2v, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आएगा अपने पास कितना प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 4v² / 3v। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4v/3। तो डायरेक्ट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन से मैच कराएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हम लोग बात करते हैं क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u, इफ द रिमेनिंग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। ये हमारे ब्रह्मस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, प्लस मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। अब मेरे है तो मैं बोलूँगा, है ना, तो ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंट कुछ नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू, और 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 k और 2 का स्क्वायर, ठीक। तो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2k और u डैश इज इक्वल टू हाफ k इंटू 8 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास कितना, 64 डिवाइड बाई 2, इससे जाएगा 32। और रिलेट करा लेंगे, अगर मैं रिलेट कराता हूँ इससे, तो 2k मैं अलग निकाल देता हूँ और ये 16, तो 2k की जगह इसकी वैल्यू डाल दूँ, और ये क्या है u, सो u डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 16u। तो यहाँ रिलेशन हो गया इसका, और डायरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक। और ये आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सॉप बबल ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सॉप सॉल्यूशन इज नियरली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा T डॉट डेल्टा A। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स 4πr²। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। Number 34 की, the two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r
the gravitation potential, the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0 will be. ठीक, तो जहाँ ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी वहीं पर क्या बताना है, पोटेंशियल, क्या बताना है, पोटेंशियल। तो ये क्लास का कुछ है लेकिन एग्जैक्ट क्लास का नहीं है, हमारे ये पोटेंशियल नहीं निकलवाया है, बट डाटा सेम है, एम और 9 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगी बस ये कैलकुलेट करवाया, ठीक है। तो बट पोटेंशियल क्या आ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट करेंगे इसको, डायरेक्ट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये एम है आपका और ये क्या है 9m है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से, और ये डिस्टेंस क्या है सेंटर टू सेंटर, ये r है। मान लेते हैं यहाँ से किसी भी x पर जाके क्या है, नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है प्यारे बच्चों, 0। और नेट ग्रेविटेशन फील्ड अगर 0 है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू √m अपॉन √m प्लस √9m और इंटू r। ये जो फॉर्मूला है ये इस छोटे वाले मास से वैलिड है, छोटे वाले से लेना है, बड़े वाले से नहीं लेना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है इसका, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे और सॉल्व आउट करते हैं तो फील्ड वहाँ पर 0 होगी। देखिए अब m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना प्यारे बच्चों, r/4। x इक्वल टू r/4 पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, 0। लेकिन जो r/4 होगा वो कहाँ से होगा, ये छोटे वाले मास से होगा, तो बड़े वाले मास से कितना होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3r/4, ठीक। तो पोटेंशियल लिखते हैं, नेट पोटेंशियल लिखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस, इससे पोटेंशियल आ जाएगा माइनस gm/r/4 और इससे हो जाएगा माइनस 3g, ये आ जाएगा अपने पास कितना 3 और हाँ एक मिनट 3gm, m की वैल्यू सॉरी 9gm आएगा इधर, 9gm अपॉन और 3r/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स, और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -4gm/r और माइनस ये जाएगा इधर 12gm बाई प्यारे बच्चों r। तो यहाँ से जो नेट पोटेंशियल है हमारे पास आने वाला है कितना प्यारे बच्चों, -16gm/r। ये आ गया हमारा आंसर एग्जैक्ट, ठीक। तो ऑप्शन से मैच कराएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो 35 नंबर आपकी होम स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पर, और हमारे पास फॉर्मूला है E.ds इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस। तो स्टेटमेंट इसमें चेक करना है, तो स्टेटमेंट में आपको प्यारे बच्चों पढ़ के बताता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी विल बी इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत है आपके पास। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस must be equal to the number of flux lines leaving it, exact, ठीक है। ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, क्लास में हम लोग थ्योरी में लिखा देते हैं, इसको बता भी दिया जाता है ना, ठीक है। तो 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आता है 36 नंबर दिया, देखते हैं क्या बोलता है। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, और व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, और डायरेक्टली फॉर्मूला होता है तो और क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है। सो Rn इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर इंटू R1, R1 कितना है 5.3 इंटू 10⁻11। सो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 5.3 है, तो यहाँ पर 3 करेंगे हम लोग, 5.3 इंटू 10⁻11, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन आता है 4.77। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4.77, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है काइनेमेटिक्स का। इस बार काइनेमेटिक्स से 4 to 5 क्वेश्चन आए और सब सिंपल है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे भी हैं, तो ब्रह्मास्त्र से
क्लास नोट से नहीं, ब्रह्मस्त्र है, ठीक। तो अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. ठीक है, तो then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, क्या बात कर रहा है ये, टोटल लेंथ की बात कर रहा है। तो कंसेप्ट सेम है, दो केसेस हैं इसमें, और इसमें दो केसेस में फर्स्ट केस क्या है, मान लीजिए ये पेनेट्रेट करता है कितना, यहाँ से एंटर कर रहा है u स्पीड से और यहाँ से लीव करेगा क्या, u by 3 से, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर। कितनी कवर कर रहा है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो जो कि है रिटार्डेशन, जो कि है रिटार्डेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल रफ्तार है आपके पास, और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि फाइनल है, इनिशियल है, और रिटार्डेशन है और डिस्टेंस है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा u by 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू 24, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 48a और u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से 48a इज इक्वल टू 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 8u स्क्वायर बाई 9, 8 से ये जाएगा 6 टाइम और 6 मल्टीप्लाई होगा 54। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास u स्क्वायर बाई 54, ये आ गया रिटार्डेशन आपका, जो कि है अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से एंटर हो रही है स्पीड u और यहाँ पर क्या हो गया 0, तो बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वैल्यू है आपके पास u स्क्वायर बाई 54, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी हमारे पास इक्वेशन की, और इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं, देखिए थर्ड इक्वेशन ही लगाएंगे इस जगह, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये u स्क्वायर होगा माइनस 2a, कितना है ये आ जाएगा, माइनस लगा दे रहा हूँ क्योंकि रिटार्डेशन की बात हो रही है, u स्क्वायर बाई 54 इंटू डी, पलट के इधर ले आओ और 2 से इसको कैंसिल आउट करो 27, तो इधर लाओगे u स्क्वायर डी अपॉन 27 इज इक्वल टू u स्क्वायर से ये गया और d इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 resistor, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times the value of n is. हमसे पूछ रहा है अगर हम लोग इसका रेशो निकाल लें तो भी हम लोग क्या बता पाएंगे, करेक्ट आंसर। तो सीरीज के लिए अगर हम लोग देखेंगे E इज इक्वल टू करंट आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा 10R। अगर पैरेलल के लिए देखते हैं हम लोग तो ये करंट आ जाएगा आपके पास E अपॉन R बाई 10, ये अपॉन R बाई 10। तो अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 10E अपॉन R ये हो जाएगा। अगर यहाँ से आप रेशो निकालते हैं इसका R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/100, ठीक है। तो ये पैरेलल करंट 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे n की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 100, कितनी है 100, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, ये आपके पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ये आपके पास रजिस्टर है। तो RLC सर्किट है, इम्पिडेंस की बात हो रही है, तो इम्पिडेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। तो ओमेगा की बात करेंगे कितना आ जाएगा 2πf और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, ठीक है। और L की अगर हम लोग बात करते हैं तो L है हमारे पास 50/π इंटू मिली है 10⁻⁻3, ठीक। तो यहाँ से बात हो जाएगी आपके पास कितनी प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास कितना, XL इज इक्वल टू और 100, ठीक, इंटू 50, इसको नीचे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 2 1 2, ठीक है। तो इससे जाएगा आपके पास 0 से ये 0 निकल जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 5 वैल्यू आ गई इसकी।
और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे XC की तो 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर देखेंगे 2πf करेंगे तो 100 पाई आएगा ये। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं कि 100 पाई और ये C की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो 1000 और 1000/पाई इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आएगा, -1 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही वाली है 10। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। और रजिस्टर, ये आपको रेजिस्टेंस जो है 10 ओम दिया हुआ है, तो Z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस, और अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये आ जाएगा 10 - 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √125 और Z इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना 5√5। अब अगर देखेंगे तो ये आ गया आपके पास, यूनिट भी लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये लॉजिक गेट हर साल क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नॉट गेट है और ये आपके पास क्या है नैंड गेट। तो यहाँ पर आ जाएगा A बार और ये आ जाएगा B बार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A बार डॉट B बार। ठीक, अब यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो यहाँ से जो इनपुट होगा A डॉट B बार पर बार। अब अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे, किसका ऑपरेटर ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आने वाली है A बार बार प्लस B बार पे बार। ठीक है, तो अगर यहाँ से आ जाएगा ये A प्लस B इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ तो ये तो गेट मिला है, ये तो और गेट है। ठीक है, A प्लस B जो मिला है ये तो और गेट है। तो और गेट की टेबल क्या होती है, और गेट की टेबल होती है मेरे दोस्त, ये देखो A B और A प्लस B। ठीक, ये और गेट की टेबल है, तो 0 0 1 1, तो ये 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर और गेट की टेबल देखें तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये हो गया है और गेट की टेबल। अब इसमें मैच करा लेते हैं भैया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देख लो इधर मिला लिखा है। ठीक है, Then in this question the resistance of a platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is, okay, then क्या हो जाएगा, resistance कितना होगा हमारे पास of the wire, R is equal to R naught into 1 plus alpha into delta t। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देन आपको R कितना दे रखा है 6.8, इनिशियल रेजिस्टेंस था 2 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया 3.4, देन 3.4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80, देन 2.4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 80, then alpha is equal to 2.4 divided by 80 means 3 divided by 100 which is equal to 3 into 10 की power -2 per degree Celsius। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, the two lenses are of same focal length f but one is convex and the other one is concave. When they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination will be, okay, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और उसके साथ साथ कॉन्टेक्ट में कॉन्केव लेंस दे रखा है। ठीक है, तो दोनों की फोकल लेंथ क्या सेम है हमारे पास, तो टोटल या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा हमारे पास 1/f और कॉन्केव के लिए हो जाएगा -1/f। ठीक है, 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ रहा है 0, देन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Then in this question, in the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of lens? Assume that all layers are thin.
ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेनो कॉनकेव दे रखा है और इसके साथ साथ बाई कॉन्वेक्स दे रखा है और बाई प्लेनो कॉनकेव दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए फोकल लेंथ कितना लिखोगे आप, F1 इज इक्वल टू R अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1, ठीक है। तो R अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू R बाई 0.6, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो R अपॉन 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितना है, म्यू है हमारे पास 1.5 माइनस 1, तो ये बचेगा 0.5 इंटू 2 1, तो ये आएगा हमारे पास R के इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार से इसके लिए हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी R अपॉन म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा R अपॉन 0.6 के बराबर, ठीक है। क्योंकि कितनी वैल्यू दे रखी है हमें 1.6 दे रखा है इसके लिए, तो 1.6 माइनस 1.6, ओके। तो यहाँ पर टोटल फोकल लेंथ हमें निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास कॉनकेव दे रखा है तो माइनस 1 अपॉन F1 की वैल्यू दे रखी है R अपॉन 0.6, इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस 1 अपॉन R और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R बाई 0.6, तो ये है माइनस 0.6 डिवाइड बाई R प्लस 1 बाई R और माइनस 0.6 डिवाइड बाई R, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई R माइनस 1.2 डिवाइड बाई R। इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 0.2 डिवाइड बाई R 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर माइनस, तो एफ इक्विवेलेंट निकालना था हमें, तो ये आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द correct answer. The next question, the xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is, ठीक है। हमें acceleration find out करना है, displacement time equation दे रखी है, we know that then acceleration is a is equal to minus omega square a into sin omega into t होता है, ठीक है। then omega कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड है हमारे पास यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 4 इंटू टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 इंटू 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on a bridge throw a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is. Then from we can say that from the equation of motion second, which is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस h is equal to ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। h हमें फाइंड आउट करना है, u स्पीड दे रखा आपको 4 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम लग रहा है 4 माइनस 1/2, g की वैल्यू होती है 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर, देन माइनस h इज इक्वल टू 16 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 40, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 80, देन माइनस h इज इक्वल टू ये है माइनस का 64, देन h इज इक्वल टू 64 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द
करेक्ट आंसर. The next question, a very long conductive wire is bent into in a semicircular shape from A to B as shown in a figure. The magnetic field at point P for a steady current configuration is given by. ओके तो यहाँ पर आपको एक सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर सेमी सर्कुलर दे रखा है, उसी के साथ साथ सेमी इन्फिनिटी वायर. तो इसको तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए. तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 वेक्टर और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B3 वेक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो B1 वेक्टर कितना लिखोगे यहाँ पर सेमी इन्फिनिटी वायर के लिए, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R. ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी है वो D इज इक्वल टू R गिवन है. डायरेक्शन क्या लिखोगे इसकी, डायरेक्शन वाइज बात की जाए तो डायरेक्शन हो जाएगा हमारे लिए इनवर्ड, तो इसको क्रॉस लिख दो. B2 सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा आपको, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे म्यू नॉट प्लस का म्यू नॉट I अपॉन 4 इंटू R. डायरेक्शन क्या हो जाएगा आउटवर्ड, तो ये डॉट. नेक्स्ट इसके लिए कितना हो जाएगा B3 हो जाएगा प्लस म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R. डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस इनवर्ड. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन 4R कॉमन आ रहा है, दोनों क्रॉस में दे रखे हैं और एक डॉट दे रखा है, तो डॉट को पॉजिटिव मान लिया जाए, क्रॉस को नेगेटिव मान लिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन पाई और डॉट का मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द पेज. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन ए दे रखा है म्यू नॉट I अपॉन 4R पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, ये तो ऑप्शन होगा नहीं. नेक्स्ट म्यू नॉट I अपॉन 4R इंटू 1 माइनस 2 अपॉन पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज. हाँ, ये आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है डॉट, और डॉट का मतलब है आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. इसी प्रकार से म्यू नॉट I अपॉन 4R इंटू 1 माइनस 2 अपॉन पाई पॉइंटेड इंटू द पेज, और नेक्स्ट दे रखा है म्यू नॉट I अपॉन 4R पॉइंटेड इंटू द पेज. तो इसको क्या लिख सकते हो आप, म्यू नॉट I अपॉन 4R इंटू 1 माइनस 2 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा पॉइंटेड अवे फ्रॉम दी पेज. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. The next question, a satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of the gravitation, the quantity 3g by capital G into d represents. तो क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो जस्ट अबव द सरफेस की बात कर रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R. जस्ट अबव द सरफेस की बात हो रही है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर. तो यहाँ पर 2 पाई R अपॉन v इज द वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा GM अपॉन कैपिटल R. तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा R क्यूब डिवाइड बाई GM. ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R क्यूब डिवाइड बाई G. M को क्या लिख सकते हो, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी D. तो 4 पाई से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइड बाई GD के बराबर आएगा. इसका मतलब 3 पाई अपॉन GD इज इक्वल टू टी स्क्वायर. देन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. A wire carrying a current I along the positive x-axis has a length L. It is kept in a magnetic field B equal 2ik plus 3jk minus 4kk, and the magnitude of the magnetic force acting on a wire is. ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F फैक्टर इज इक्वल टू I
एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, करंट है हमारे पास आई, और एल वेक्टर किसके अलोंग दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एल इंटू आई केप मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पर 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस 4 के केप, ओके। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आई, तो इसको अगर यदि क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे ये हो जाएगा के केप, तो ये होगा हमारे पास 3L के केप। और इसी प्रकार से आई क्रॉस माइनस के केप करोगे तो प्लस का जे केप आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4L जे केप, ठीक है। तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, एल कॉमन ले लो यहाँ से, तो आई इंटू एल, तो 3 के केप प्लस 4 जे केप। तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा हुआ है, तो आई एल और 3 के केप और 4 जे केप दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 के बराबर। तो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 5 आई एल के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² वोल्ट एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, तो आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P पूछा गया है, इस पॉइंट P पर कितना होगा, तो इस चार्ज Q के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देते हैं, दूसरी प्रकार से माइनस Q के लिए भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो डाइपोल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, तो Vp इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, Vp अगर इसके लिए बात करते हैं चार्ज के लिए, तो KQ बाई आर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस का KQ अपॉन डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो Vp इज इक्वल टू KQ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को अगर यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर माइनस KQ 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये KQ इंटू 10⁻² तो बाहर आ गया, और अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। तो KQ मल्टीप्लाई 10⁻², एलसीएम ले लो यहाँ पर 8, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3/8 KQ इंटू 10⁻²। तो पोटेंशियल मिल गया हमें 8 पॉइंट P। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर किस हिसाब से पूछा है आपसे, इन 10⁻² ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपके पास 10⁻² के करस्पॉन्डिंग अगर देखी जाए तो 3/8 इंटू KQ के बराबर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 and G आपको given है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन क्वेश्चन में देखो यहाँ पर lying on the floor of the car remain stationary, ठीक है। तो स्टेशनरी है अगर यदि कोई बॉडी, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफएस मैक्सिमम वो होगा म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो n को क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी विच इज इक्वल टू मास इंटू एम एक्स, तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। देन एम एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एम एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू जी के बराबर है, और म्यू कितना दे रखा है 0.15 और जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे आप, एम एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।